वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। ये जो आपका वीकली एडिटोरियल एनालिसिस है ये आपका UPSC, स्टेट PCS और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीकली एडिटोरियल एनालिसिस में हम 27 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच के जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली एडिटोरियल एनालिसिस। तो ठीक है, तो हमारा पहला एडिटोरियल है ब्रिंगिंग MSME इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, तो MSME क्या होता है? बेसिकली ये होता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बेसिकली इंडिया में बेसिकली इसका बिजनेस 99% है। ठीक है, और ये करीब एम्प्लॉयमेंट जो देता है यानी रोजगार देता है आपका 45%। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग रोजगार लेते हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा रोजगार आपका MSME देता है आपको, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो कि 45% देता है आपका पूरे रोजगार का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसलिए MSME जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसको बोलते हैं इंडियन इकॉनमी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है आपका, है ना। यानी कि पूरी की पूरी इंडियन इकॉनमी आपकी MSME पे टिकी हुई है। तो 27 जून को आपका वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है। ये भी आपको 1 लाइनर में क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरह से। तो ये बेसिकली एडिटोरियल आया है क्यों? एडिटोरियल का बेसिकली मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है एडिटोरियल का कि जो MSME है हमारा उसको किस तरह से ग्लोबल वैल्यू चेन्स में लाया जाए, ये मेन उद्देश्य है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली हमको समझना पड़ेगा कि MSME होता क्या है। तो MSME में हमारा होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम। ये 3 तरह के एंटरप्राइजेस को मिला करके हमारा बनता है MSME। तो माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है बेसिकली? तो ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे कंपनीज जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो रहा है मशीनरी हो गया, है ना, उसमें जो भी लागत लगता है हमारा वो 1 करोड़ से अगर कम का लागत लग रहा है किसी भी एंटरप्राइज में तो वो हो जाता है माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत। और उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए। टर्नओवर उसका 5 करोड़ के अंदर होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो उसके मशीनरी में लगता है या प्रोडक्ट बनाने में जो लग रहा है उसका वो 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज में जब इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए और उसका जो टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा मीडियम एंटरप्राइजेस। मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट आपका 50 करोड़ से नीचे होगा और टोटल टर्नओवर आपका 250 करोड़ से नीचे होगा। तो ऐसे एंटरप्राइजेस को बोलते हैं बेसिकली आपका मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये बेसिकली आपका प्राइवेटली ओन्ड होता है। ठीक है, तो प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं MSME, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका, है ना, आपको कितना हो गया 1 करोड़ से लेके यानी मिनिमम 1 करोड़ से लेकर के आपका 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसको कैटेगरीज में बांट दिया गया है ना। 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट तो माइक्रो, 10 करोड़ से नीचे का तो स्मॉल और 50 करोड़ का नीचे का इन्वेस्टमेंट तो मीडियम, और उसका टर्नओवर पे भी इसमें बांट दिया गया है। इससे आपका UPSC में क्वेश्चंस आपके आते हैं बेसिकली कि किस चीज़ को माइक्रो बोला जाता है, किसको स्मॉल बोला जाता है, किसको मीडियम बोला जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप, है ना, 1-2 बार इसको देख लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चंस ज़रूर आपके बन जाएंगे। तो बेसिकली इश्यूज़ क्या है? ठीक है, MSME है, क्राइटेरिया है, तो लेकिन इशू क्या है? इशू बेसिकली है कि स्टैंडर्ड्स का, इस स्टैंडर्ड का इशू है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे देश में जो MSME है ना, वो जो उसमें से कुछ ही MSME है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करते हैं बेसिकली, है ना। इसमें से कुछ ही इंडस्ट्री है जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम करते हैं। बाकी के जितने हैं मोस्टली हम बोल सकते हैं कि जो MSME है हमारा वो आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है, जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करता है। जैसे प्रोडक्टिविटी, है ना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इस तरह का जो स्टैंडर्ड है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्या है, और साथ ही साथ क्या है, बेसिकली जो हमारा जो MSME है मोस्टली वो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल में का मतलब क्या हो रहा है कि वो अनरजिस्टर्ड है, उनको रजिस्टर होना चाहिए था, बेसिकली वो अनरजिस्टर्ड है। तो मोस्टली जो MSME है जो हमारा अनरजिस्टर्ड है ना, और वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते। इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होता है प्रोडक्टिविटी का, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स का। तो बेसिकली क्या होता है, इस कारण क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है इन दोनों में क्या है, अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, किस तरह की अवेयरनेस की कमी है? एनवायरनमेंट लॉ की कमी है
और लेबर लॉस। तो इसके रिलेटेड जो भी आपके लॉस बने हुए हैं हमारे, है ना, उसके रिलेटेड जो अवेयरनेस होना चाहिए आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में, उसकी बहुत कमी देखी गई है। साथ ही साथ क्या है बेसिकली, चूँकि मोस्टली जो हमारा एमएसएमई है जो कि इनफॉर्मल है आपका, तो इस कारण क्या हो पाता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। जिस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए फॉर्मल सपोर्ट, वो नहीं मिल पाता, ना ही उनको फाइनेंस मिल पाता है बैंकों से, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली इनफॉर्मल है। और इस कारण क्या होते हैं बेसिकली, वो जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें सपोर्ट नहीं कर पाते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ इनफॉर्मेलिटी इन नेचर, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, एमएसएमई को फॉर्मेलिटी के रास्ते पे ले आना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करना चाहिए, ताकि उनको फॉर्मल सपोर्ट मिल सके, फॉर्मल फाइनेंसिंग मिल सके प्रॉपर, है ना, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको फाइनेंस मिल सके। तो इसके लिए आपको उनको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इशू तो हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, इसका पहला सॉल्यूशन है इसका कि एमएसएमई को डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए, है ना। उसको जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन किया जाएगा उतना ही उसके बेहतर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो डिजिटल सॉल्यूशंस को यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो जितने भी हमारे एमएसएमई हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, उन सब में बेसिकली उनको क्या करना चाहिए, जो भी उनका जो मशीनरी है ना, या प्रोडक्ट जिससे बनाते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया कि हमको एमएसएमई को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ली है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव ली है, गवर्नमेंट ने डिजिटल सक्षम बनाया है ना, और क्या किया है, उद्यम, ई श्रम, नेशनल कैरियर सर्विस और आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग को क्या किया, इंटरलिंक कर दिया है, ठीक है। तो ये डिजिटलाइजेशन के, है ना, उस रास्ते में गवर्नमेंट का एक कदम है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि एमएसएमई को किस तरह से डिजिटलाइज किया जाए, ठीक है। दूसरा है बेसिकली सॉल्यूशन में ग्रीनिंग का, ठीक है, क्योंकि कैसा हो रहा है बेसिकली कि एक तो आपका एमएसएमई है जो कि इनफॉर्मल हो है मोस्टली एमएसएमई, और वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। इसके कारण क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपका कार्बन एमिट कर रहे हैं। कार्बन मतलब जिस तरह से आपका अब एमिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं बेसिकली, तो जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या है, हमारा हानिकारक है। तो ग्रीनिंग के मदद से क्या होगा बेसिकली, आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है एमएसएमई का, है ना, वो कम जाएगा, है ना। ग्रीनिंग के मदद से क्या होगा, जो एमएसएमई का जो ऑपरेशन का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम जाएगा, और वो लोग यानी कि एमएसएमई वाले क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी का यूज़ करेंगे, क्लीन टेक इनोवेशन का यूज़ करेंगे, राइट। जिसके कारण क्या होगा, सर्कुलर और लो कार्बन इकॉनमी होगा बेसिकली। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ का प्रमोट करना है। यानी कि अगर एनर्जी भी हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉसिल्स एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे। ऊपर से हम वो प्रोडक्ट, वो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो। तीसरा आपका है कि आपको सप्लाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई का जो चेन है उसको भी आपको रिजिलियंस करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी अगर जो है ना, कुछ दिन पहले हमको क्या हुआ था, कोरोना के कारण या पैंडेमिक के कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रोडक्शन, आपका सप्लाई चेन पूरा ध्वस्त हो गया था। तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सप्लाई चेन है उसको अलग अलग लोकेशन पे रखना पड़ेगा, उसको पूरा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन का जो लोकेशन है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री और रीजन। तो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में अगर हमारा प्रोडक्शन लोकेशन रहेगा, तो अगर एक प्रोडक्शन लोकेशन में अगर कुछ खराबी भी आ जाता है, तो दूसरे प्रोडक्शन लोकेशन से हम लोग उसका काम चला पाएंगे। इससे हमारा जो सप्लाई चेन है वो हमारा नहीं टूटेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सॉल्यूशन में हमको, पहला सॉल्यूशन हो गया कि डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा, दूसरा हो गया कि हमको ग्रीनिंग पे ध्यान देना है, तीसरा हमको हो गया कि अपना जो सप्लाई चेन है उसको रिजिलियंस, उसको और बेहतर करना है हमको। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हमने इशू समझ लिया, हमने सॉल्यूशन भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा ये जो इम्पोर्टेंट है आपका था, इम्पोर्टेंट जो एडिटोरियल था कि ब्रिंगिंग एमएसएमई इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये आपका कवर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, हम वही एडिटोरियल को कवर कर रहे हैं जो कि हमारा यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, ठीक है, और जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसी एडिटोरियल को हम लोग कवर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है स्टेट्स, फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिजिकल
प्रोफिलिगेसी, ठीक है, प्रोफिलिगेसी है आपका स्टेट्स, फ्रीबीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिजिकल प्रोफिलिगेसी, है ना। प्रोफिलिगेसी का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि, है ना, खर्चा, व्यय करना, ठीक है, अननेसेसरी खर्चा करना, इसको बोलते हैं प्रोफिलिगेसी। तो ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फ्री वीवर्स वाला जो है ना, फ्री का देना, आपने कभी कभी सुना होगा, न्यूज़ में आता है बेसिकली कि इस गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री का बांट दिया पैसा, है ना, महिलाओं को इतना दे दिया, इसको या उसको इतना दे दिया, है ना, इस तरह का जो फ्री में आपको क्या बोल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, यानी, और फिर किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, ठीक है। तो मैं माफ़ करने की बात नहीं करूँ मैं, पर ये फ्री बीस है, तो फ्री बीस से क्या क्या मतलब, कैसे प्रॉब्लम आती है आगे जाके, तो हमको वो प्रॉब्लम को समझना है पहले। तो ये प्रॉब्लम है क्या, तो इसको समझना है हमको पहले। तो स्टेट फ्रीबीज क्यों देती है, सबसे पहले वोट बैंक के लिए, राइट, तो वो तो ठीक है, वो उनके वोट बैंक इसलिए फ्रीबीज देती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, तो जब ट्रांसफ़र पेमेंट किया जाता है, फ्रीबीज में मतलब क्या होता है, अकाउंट में आपको पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफ़र खाते में पेमेंट किया गया, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा आपको, है ना, कि अगर कोई वनरेबल सेक्शन है, मान लो कोई सेक्शन है जो कि बहुत वनरेबल है, ठीक है ना, मान लो बीपीएल कैटेगरी का है, ये भी एक वनरेबल सेक्शन है, तो अगर उनके खाते में अगर पेमेंट जा रहा है तो एक अच्छी बात है ना, तो ये डिज़ायरेबल भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि वो वनरेबल सेक्शन के हैं और उनको उठाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, इस देश की जिम्मेदारी है, तो वहाँ पे तो वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र पेमेंट अगर आप अपने मनमानी तरह से करोगे, ठीक है, आपने सिर्फ वोट बैंक्स के लिए आप कर रहे हो और अपने फ्रीबीज दे रहे हो, पेमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तब उस समय क्या होगा बेसिकली, क्योंकि जो सरकारें, जो स्टेट की जो सरकारें होती हैं, तो वो जो फ्रीबीज देती है तो उसको तो फाइनेंस करना पड़ेगा ना, उसको फाइनेंस कैसे करते हैं, तो वो डेप्थ लेके फाइनेंस करते हैं, यानी कर्ज लेके फाइनेंस करते हैं बेसिकली, यानी कर्ज लेके फाइनेंस किए और लोगों में बांट दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेसिकली, है ना, इससे तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और कर्ज में फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली उन लोग ये स्पेंडिंग करते हैं, है ना, और फाइनेंस करते हैं डेप्थ के द्वारा, और उस डेप्थ को छुपाते भी हैं बेसिकली, है ना, ताकि वो जो FRMB टारगेट्स है, यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट जो टारगेट होता है उससे बचने के लिए, ठीक है, उसका जो टारगेट है उसकी परिधि से बचने के लिए डेप्थ को भी उन लोग छुपा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसफ़र पेमेंट रिलेटेड, अगर वो वनरेबल सेक्शन के लिए है तो डिज़ायरेबल और नेसेसरी है, लेकिन अगर वो डिस्क्रिशनरी है तो वो क्या कर रहा है हमको, वो हम पे और कर्ज को बढ़ा रहा है और उसको कंपाउंड बढ़ रहा है हमारा पे, ठीक है। तो अगर स्टेट अगर इस तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट करेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, अगर स्टेट इस तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट करेगी तो उसके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च करने के लिए, यानी स्पेंड करने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जैसे रोड बनना हो गया, ब्रिजेस बनना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यानी पावर का हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ हो गया, एडुकेशन हो गया, तो इस तरह का चीज़ है बेसिकली, है ना, जो जिसको करने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जा कर के जॉब जनरेट हो सकता है और देश का ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो फ्रीबीज करता है, यानी ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, वो भी डिस्क्रिशनरी यानी मनमाने तरीके से, तो उस समय उसके पास, स्टेट के पास पैसा नहीं होता है कि वो इस तरह के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च कर सके, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सरकारें का जो किया हुआ चीज़ उसमें से ग्रोथ में कमी आएगी और जनरेट में भी, जॉब्स में भी कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि जॉब जनरेट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके पास पैसा खर्च करने के लिए उसके लिए पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसने ट्रांसफ़र पेमेंट कर चुका है, यानी फ्रीबीज में सब लुटा दिया है, ठीक है। तो ये है फ्रीबीज का, है ना, इश्यूज़ कि क्या नुकसान होता है बेसिकली। और स्टेट्स क्या होता है, स्टेट आपका क्या करता है, सेंटर से बोरो करता है, ठीक है। तो जो स्टेट का जो बोरो है, अभी जो डेटा देख रहे हैं बेसिकली, तो स्टेट जो कलेक्टिवली बोरो कर रहा है सेंटर से, है ना, वो सेम ही जैसे सेंटर जो बोरो करता है, ठीक है, और स्टेट जो बोरो कर रहा है, दोनों का सेम ही बोरोइंग है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है या मैक्रो, तो उसमें, है ना, इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाया गया है। तो पहला चेक क्या बोलता है आपका, पहला चेक बोलता है कि किस तरह से इसको चेक करेंगे, ये फ्रीबीज को कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना, इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो पहला रोकथाम तो आपका ऑपोजिशन करता है आपका,
है ना, करना चाहिए ऑपोजिशन को। बेसिकली ये ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को, है ना, इन लाइन रखे, गवर्नमेंट को एकदम सीधी रखे। बेसिकली ये ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो कैसा करता नहीं है ऑपोजिशन ऐसा, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट यानी कि जो अभी सत्ता में है, पावर में है, अगर वो फ्री भी देती है, तो अगर कोई ऑपोजिशन उसको उसको अगर रोकेगी तो ऑपोजिशन का वोट बैंक भी चला जाएगा आगे आने वाले साल में। तो इसलिए ऑपोजिशन भी उसको कभी भी रोकती नहीं है ना, अगर कोई गवर्नमेंट फ्रीबीज दे रही है तो ये पहला चेक तो है ना, चेक तो है कि ऑपोजिशन करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, ये होता नहीं है, राइट। सेकंड चेक है आपका कैग का ऑडिट, ठीक है। कैग जो ऑडिट करता है बेसिकली, ठीक है, तो उससे भी आपको पता चल जाना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी है उसका, कि उसने कितना उसने खर्च कर रहा है बेसिकली। लेकिन जो कैग ऑडिट करता है उसमें टाइम डिले होता है ना, उसमें वो ऑडिट करता है तो उसके करीब 8 महीने 9 महीने बाद वो रिपोर्ट आता है, तब तक सरकार का जो एजेंडा होता है, जो फोकस होता है, वो दूसरी जगह चला जाता है। तो ये भी प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तीसरा होता है मार्केट से भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि सरकारें पैसा जो उठाती है वो मार्केट से उठाती है बेसिकली। तो मार्केट में भी ये कर सकती है कि हर एक अलग अलग सरकारों का, है ना, आपको जो भी जिसने भी उसने डेप्ट उठाया है मार्केट से, उसको लिस्ट कर सकती है पब्लिकली। लेकिन मार्केट ऐसा करती नहीं है बेसिकली। तो ये 3 चेक तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में देखें तो तीनों काम नहीं करता है बेसिकली। तो अब इसका सजेशन क्या है, इसको ठीक कैसे करें, ये फ्रीबीज को कैसे करें। फ्रीबीज तो प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हमें पाना है। तो सॉल्यूशन इसका एक यही दिख रहा है बेसिकली, कि जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। और उसमें अमेंड करके ये करना पड़ेगा कि जितने भी सरकारें हैं और उन पर जितना भी कर्जा है उसको पूरा का पूरा खोलना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा सामने लाना पड़ेगा कि आपके पास इतना लाइबिलिटीज़ है ना, राइट। आप उसको कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपने लाइबिलिटीज़ को, उसको पूरा आपको ओपन करना पड़ेगा, ये पहली बात है। दूसरा आपका है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि स्टेट जब बोरो करता है तो सेंटर से परमिशन लेके बोरो करता है हमेशा स्टेट, राइट। तो सेंटर को भी कंडीशन लगाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना, कि जो स्टेट जो ज़िद्दी स्टेट है, वेवर्ड का मतलब होता है ज़िद्दी स्टेट, है ना, जिनको जो बोरो करके ही रहेंगे इस तरह के स्टेट, क्योंकि उनको पैसा लुटाना है, पैसा देना है फ्री वीज की तरह में, तो सेंटर से उनको परमिशन लेना पड़ता है। सेंटर भी उस पर कंडीशन डालना चाहिए उस पर कि अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपके पास ये कंडीशनैलिटी है आपका, ठीक है, राइट। तो सेंटर को भी अपना कंडीशनैलिटी पुट करना चाहिए इस तरह के स्टेट्स के ऊपर। तो ये दूसरा आपका सजेशन हो गया। तीसरा सजेशन है कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगा नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो आपके हैं, यानी जो 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 सत्ताधारी हैं बेसिकली, ठीक है, तो उनको अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या होता है महत्व वो पता नहीं है। तो एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो लगाना भी ज़रूरी है। अगर स्टेट आपका फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी इररिस्पॉन्सिबल है अगर कोई स्टेट, तो उस स्टेट में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना भी चाहिए, और ये प्रेसिडेंट लगाता है। तो इससे एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा कि बाकी स्टेट भी ये समझ जाएंगे कि अगर हम फिजूल खर्चा करेंगे तो हमारे भी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। तो ये 3 आपके सजेशन दिए गए हैं, है ना। पहला सजेशन है कि FRMB एक्ट को अमेंड कर दे ताकि जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको पूरा का पूरा डिस्क्लोज कर दो, है ना, पूरा ओपन मार्केट में आना चाहिए। दूसरा है कि अगर स्टेट जो ऐसे हैं जो सेंटर से परमिशन लेके बोरो कर रहे हैं तो सेंटर उन पे कंडीशन थोपे पहले, है ना। और तीसरा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी यूज़ हो, ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ना, अभी तक तो इंडिया में यूज़ हुआ नहीं है, तो इसका जो वैल्यू है वो लोगों को समझ में आए, वो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उनको समझ में आए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने से क्या होता है, तब जाके वो जो उनका जो फिजूल खर्ची है वो रुक सकता है। तो बेसिकली ये आपके 3 सजेशन यहाँ पे दिए गए। तो इस एडिटोरियल एनालिसिस में जो आपका वीकली एडिटोरियल एनालिसिस है, इसमें सिर्फ 2 ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हमने कवर किया है, राइट। बाकी का जो एडिटोरियल्स था वो बेसिकली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जो UPSC लेवल का हो सके। बेसिकली सारे पॉलिटिकल नेचर के हैं, राइट। तो हमने सिर्फ 2 ही आपके इसमें एडिटोरियल को कवर किया है इसमें अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।